अस्सलाम वालेकुम, होप सो यू विल बी फाइन एंड सेफ। और आज हम मॉड्यूल 41 से 50 तक कवर करेंगे CS 101 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग साइंस। तो बगैर टाइम वेस्ट किए आज का हम लेक्चर अपना स्टार्ट करते हैं। मॉड्यूल नंबर 41 डाटा मैनिपुलेशन से रिलेटेड ही है। इसका टॉपिक है रोल ऑफ कंट्रोलर। रोल ऑफ कंट्रोलर क्या चीज़ होती है, कंट्रोलर क्या चीज़ है? कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटर एंड अदर डिवाइसेस इज नॉर्मली हैंडल्ड थ्रू एंड इंटर मीडियरी ऑपरेटर्स नाउ एंड कंट्रोलर। अब आप इस बात को समझिएगा कि वो कम्युनिकेशन जो कंप्यूटर और अदर डिवाइसेस को होता है, लाइक कंप्यूटर के साथ आप कीबोर्ड लगाते हैं, माउसेस लगाते हैं, तो वो क्या करते हैं कि कंट्रोलर का किरदार अदा करते हैं। मतलब आप माउस से कंट्रोल करते हैं, कीबोर्ड से कंट्रोल करते हैं, तो इनको कंट्रोलर कहते हैं। ठीक है। अब इन्हीं के अंदर ही आगे आप देखें कि आपके पीसी के अंदर कुछ पोर्ट्स बनी होती हैं, कुछ कनेक्टर्स बने होते हैं। ठीक है। तो वो पोर्ट्स और कनेक्टर का क्या काम होता है कि आपके कंट्रोलर्स को अटैच करवा रहे हैं। ठीक है। उसके बाद आगे आ जाता है USB से रिलेटेड है और फायरवायर से रिलेटेड है। तो ये भी एज अ क्या कहते हैं कि एक ऐसी डिवाइसेस हैं जो इस चीज़ को एबल करती हैं, कंट्रोलर को एबल करती हैं। ठीक है। USB भी और फायरवायर भी। ठीक है। उसके बाद ये आपके पास लिखा हुआ है, ठीक है, कि कंट्रोलर में क्या चीज़ें हैं। ठीक है। CD ड्राइव, मोडेम, मेन मेमोरी, ये पूरा चार्ट बना हुआ है। ठीक है। इससे आप ये समझ सकते हैं। मॉड्यूल नंबर 42 में है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस एंड हैंड शेकिंग। द एबिलिटी ऑफ कंट्रोलर टू एक्सेस मेन मेमोरी इज नॉन एज DMA, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। ठीक है। इसकी डेफिनेशन भी आपको मिल गई DMA की, द एबिलिटी ऑफ कंट्रोलर टू एक्सेस मेन मेमोरी। मेन मेमोरी तक ये कंट्रोलर आपको एक्सेस जो करवाते हैं, इसको क्या कहते हैं? डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। और उसके बाद आगे आ जाती है एक और डेफिनेशन, इवन विद एक्सीलेंट डिजाइन बस कैन बिकॉज एन impediment as the CPU and the controller compete for bus success. The impediment is known as von Neumann bottleneck. ठीक है। तो ये इस चीज़ की डेफिनेशन है कि von Neumann bottleneck। सही है। इसके बाद हम आगे आ जाता है 43 के अंदर है कि कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटिंग डिवाइसेस हैंडल टू टाइप्स ऑफ पाथ, पैरेलल कम्युनिकेशन एंड सीरियल कम्युनिकेशन। ये आपको मैं इन इजी टू वे समझा सकता हूँ कि आप इस चीज़ को समझें कि पैरेलल क्या है और सीरियस क्या है। ठीक है। कि जो चीज़ क्या कहते हैं, सेवरल सिग्नल आर ट्रांसफर, पहले पैरेलल कम्युनिकेशन को समझ लेते हैं कि सेवरल सिग्नल आर ट्रांसफर एट द सेम टाइम ईच ऑन अ सेपरेट लाइन। ठीक है। कि अब मिसाल के तौर पर एक घर की बिजली आ रही है। ठीक है। तो अब क्या है कि बिजली मेन मीटर से सब लाइनों में आ रही है, बिजली आ रही है, लेकिन क्या है कि हर कमरे की तार अलग लगी हुई है। और सेम टाइम पे रही है, लेकिन तार अलग लगी हुई है। मैंने जिसका भी कमरे का बटन ऑन करूंगा वहां पर ही वो वर्क करेगी। ठीक है। तो इसका और क्या है, डाटा ट्रांसफर गुड। अच्छा, डाटा ट्रांसफर होता है पैरेलल कम्युनिकेशन में, रिक्वायर कम्प्लेक्स आर्किटेक्चर सॉरी रिफ्लेक्स। उसके बाद आ जाता है सीरियल डाटा ट्रांसफर वन आफ्टर द अदर। ठीक है। इसका बात समझ लेंगे, पहले एक काम होगा देन दूसरा काम होगा। सीरियल कम्युनिकेशन में ये चीज़ है। ठीक है। उसके बाद ये नीचे USB की एग्जांपल्स जो है आप खुद रीड कर लीजिएगा। उसके बाद आगे हमारा टॉपिक आ जाता है मोडेम। मोडेम क्या चीज़ है? फाइबर ऑप्टिक एंड कोएक्सियल केबल फॉर हाई डेफिनेशन टीवी एंड कंप्यूटर नेटवर्किंग। ये नेटवर्किंग के लिए होता है, जैसे आपके घर में मतलब क्या कहते हैं, वाईफाई आने से पहले DSL होता था। ठीक है। PTCL का इंटरनेट होता था। तो इसके अंदर एक चीज़ यूज़ की गई है, रेट एट विच बिट आर ट्रांसफर फ्रॉम वन कंप्यूटर कंपोनेंट टू अनदर मेजर इन बिट पर सेकंड। ठीक है। बिट पर सेकंड में ये रेट होती है। उसके बाद ये नीचे ऑब्जर्वेशन दी हुई है, ये रीड कर लीजिएगा। KB किलो बाइट्स, MB मिलियन बाइट्स और GB बिलियन बाइट्स। ठीक है। ये इसके लिए यूज होती हैं। ठीक है। G बिलियन बाइट्स। सही है। मॉड्यूल आ गया 44 पाइपलाइनिंग। पाइपलाइनिंग बेसिकली मैं आपको आसान बता दूं तो डाटा ट्रांसफ़र और नेटवर्किंग ट्रांसफ़र में पाइपलाइनिंग का किरदार ये होता है कि आपके इंटरनेट की स्पीड को बेहतर करती है। ठीक है। कोई भी आपकी एग्जीक्यूशन हो रही है तो उसको इंक्रीज़ करने में इस चीज़ का किरदार होता है। ठीक है। यहाँ पर एक डेफिनेशन है, मैं पाइपलाइनिंग की वो पढ़ के सुना देता हूँ, आपको समझ आ जाएगी। कंप्यूटर थ्रूपुट कैन बी इंक्रीज विदाउट रिक्वायर एंड इंक्रीजिंग इन एग्जीक्यूशन स्पीड इन्वॉल्व्स पाइपलाइनिंग। वही बात जो मैंने अभी की थोड़ी देर पहले कि ये पाइपलाइनिंग किसी भी चीज़, मिसाल के तौर पर नेटवर्किंग, डाटा शेयर, इनकी चीज़ स्पीड को इंक्रीज़ करने के लिए पाइपलाइन की स्ट्रेटजी यूज
ठीक है। नेक्स्ट मॉड्यूल है 45 मॉड्यूल में उन्होंने थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री बताई है। 1940-1950 वर नॉट वेरी फ्लेक्सिबल और एफिशिएंट, मतलब उस टाइम में इतनी अच्छी ये चीज़ नहीं थी जो नाउ डे है। ठीक है। उसके बाद एक डेफिनेशन है द एग्जीक्यूशन ऑफ ईच प्रोग्राम, इसको क्या कहते हैं, किसी भी प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को जॉब कहते हैं। ठीक है, ये एक छोटी सी यहाँ पे डेफिनेशन दी गई। उसके बाद द ऑपरेटर इंटरनल loaded these material into the machine mass storage where a program called the operating system। ठीक है, टाइम, ठीक है, रीड भी और एग्जीक्यूट भी सेम टाइम पे हो रहे हैं। दिस वाज बिगिनिंग ऑफ बैच प्रोसेसिंग। ठीक है, ये बैच प्रोसेसिंग का आगाज है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दो तीन बातें नीचे बताई गई हैं। ठीक है, फीफो का जिक्र किया गया है, फीफो FIFO, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ये आप जब आगे बढ़ेंगे CS के सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा मिलेगी। उसके बाद इन बैच प्रोसेसिंग सिस्टम द जॉब रिसाइडिंग मास स्टोरेज वेट फॉर एग्जीक्यूशन, जो एग्जीक्यूशन के लिए वेट करना पड़ता है मास स्टोरेज को, उसको जॉब क्यूब भी कहते हैं। ठीक है, फीफो का मैंने बता दिया। नेक्स्ट हम वो करते हैं, हमारे पास है ये चीज़, न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम वर डेवलप्ड दैट अलाउ टू प्रोग्राम being executed carried out dialogue with the user through remote terminal, a feature known as interactive processing। ठीक है, इसको इस प्रोसेस को, ठीक है, इंटरैक्टिव प्रोसेसिंग भी कहते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। टर्मिनल कंसिस्ट ऑफ लिटिल मोर देन इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर विच यूजर कुड टाइप इनपुट एंड रीड द कंप्यूटर रिस्पॉन्स दैट वाज प्रिंटेड ऑन पेपर। ठीक है, टाइपराइटर की बात हो रही है कि यूज़र क्या कहते हैं, टाइप करता है और वो क्या कहते हैं कि रिस्पॉन्स के तौर पर प्रिंट होकर पेपर पे बाहर आ जाता है। ठीक है, ये इंटरेक्टिव प्रोसेसिंग की एक यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं मॉड्यूल नंबर 46 पे, व्हाट इज 46 बेसिक कॉन्सेप्ट 1। ठीक है, उसके बाद रियल टाइम प्रोसेसिंग क्या है, इस चीज़ को समझें कि कंप्यूटर परफॉर्म द टास्क अकॉर्डिंग विद द डेडलाइन इन द एक्सटर्नल रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट। ठीक है, मिसाल के तौर पे क्रूज़ मिसाइल, रडार जो हैं, ठीक है, उनमें ये टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है। ठीक है, कि क्या कहते हैं कि कंप्यूटर परफॉर्म टास्क इन अकॉर्डेंस डेडलाइन इन। अब क्या है कि एनवायरनमेंट के अंदर मिसाल के तौर पे आपके मुल्क को कोई ख़तरा वगैरह है, ठीक है, तो जो मिसाइल्स की एग्जीक्यूशन होनी है, ठीक है, वो सारा कंप्यूटर के ऊपर सेट होता है, कंप्यूटर ही कंट्रोल होता है उनको। टाइम शेयरिंग क्या चीज़ है, टाइम शेयरिंग नाम से ज़ाहिर है, ठीक है, कि बेस्ड ऑन द प्रॉब्लम OS सिस्टम, OS मींस स्टैंड फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम, वर डिजाइन टू सेवरल मल्टीपल यूजर एट द सेम टाइम इज कॉल्ड टाइम शेयरिंग। ठीक है, कि एक टाइम के ऊपर मतलब अनलिमिटेड और मल्टीपल जो हैं वो यूज़र जो हैं एक टाइम के ऊपर मतलब क्या कहते हैं, जो वर्क कर रहे होते हैं उसको टाइम शेयरिंग कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर रडार और वेटिंग स्टेट की एग्जांपल दी गई है। मैं आपको अपनी फील्ड के हिसाब से बता देता हूँ कि एक वेबसाइट है वर्चुअल की, ठीक है, और उसके ऊपर एट ए टाइम हज़ारों लड़के लॉग इन लॉग आउट कर रहे होते हैं, तो उस एक प्रोसेस को भी टाइम शेयरिंग का नाम दिया जा सकता है। ठीक है, मल्टी प्रोग्रामिंग नाम से याद है, अर्ली सिस्टम आर एबल टू सर्विस 30 यूजर सिमुलटेनियस, मतलब पहले ये था कि 30 यूज़र जो हैं वो एक कतार में उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, बट अभी ये कोई मल्टीटास्किंग भी यही चीज़ है, वन यूज़र एग्जीक्यूटिंग सेवरल टास्क सिमुलटेनियसली। उसमें मल्टी प्रोग्रामिंग में ये था कि 30 यूज़र की उन्होंने एग्जांपल दे दी है, वो पहले की बात कर रहे हैं। ठीक है, बट अभी ऐसा नहीं है, लेकिन मल्टीटास्किंग से मुराद ये है कि एट ए टाइम एक बंदा जो है वो डिफरेंट टास्क कंप्यूटर के ऊपर परफॉर्म कर सकता है। मैं इसकी मिसाल ऐसे देता हूँ, जैसे आप मोबाइल पे वर्क कर रहे होते हैं या कंप्यूटर पे वर्क कर रहे होते हैं, तो आपने नीचे टैब में 3-4 काम खोले होते हैं, वर्ड भी खोला है, एडोबी भी खोला हुआ है, ठीक है, पेंट प्रोग्राम भी खोला हुआ है, तो ये क्या कहते हैं, मल्टीटास्किंग कहलाता है। मॉड्यूल नंबर 47 बेसिक कॉन्सेप्ट समझ जाए तो डेवलपमेंट ऑफ मल्टी प्रोसेसिंग मशीन एज दैट ऑपरेटिंग सिस्टम दैट प्रोवाइडिंग टाइम शेयरिंग कैपेबिलिटी बाय असेसिंग, ये आप अपने टाइम में पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बस एक वर्डिंग है, बस इसको नॉलेज के आप पढ़ लीजिएगा। मॉड्यूल नंबर 48 आ जाता है सॉफ्टवेयर क्लासिफिकेशन जो है, हाँ ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सही है, इस पर थोड़ा सा क्या कहते हैं कि आप टाइम लगा लीजिएगा। सॉफ्टवेयर जो है उसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और उसके बाद सिस्टम सॉफ्टवेयर। मैं यहाँ पे ये पूरी डिस्क्रिप्शन नहीं, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ क्या कहते हैं, पिक्चर के ऊपर उसका उधर आपको ब्रीफ करता हूँ। सॉफ्टवेयर को 2 टर्म में डिवाइड किया गया, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर को फिर आगे फर्दर 2 टाइप में डिवाइड किया गया, यूटिलिटी एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, और ऑपरेटिंग सिस्टम को फिर 2 टर्म में डिवाइड किया गया, एक यूजर इंटरफेस फेयर्स और दूसरी कर्नल सिस्टम नाम से है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा मॉड्यूल आ गया 49
49 मॉड्यूल में हमारा है टॉपिक ऑपरेटिंग सिस्टम का कंपोनेंट पार्ट 1। ठीक है, द पोर्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल दिस कम्युनिकेशन इज ऑफन कॉल्ड यूजर इंटरफेयर। फिर एक नीचे टर्म इन्होंने यूज़ किया ग्राफिक यूजर इंटरफेस। मैं आपको अपनी वर्डिंग में सादा करके बता देता हूँ कि इंटरफेस क्या है, यूजर इंटरफेस या ग्राफिक यूजर इंटरफेस। आप कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं और इंस्टॉल करने के बाद जब वो ओपन होता है तो उसका जो आपके सामने फ्रंट पेज आता है वो यूज़र इंटरफेस होता है। यूज़र इंटरफेस यही चीज़ है कि आप यूज़र हो और आपके सामने एक इंटरफेस प्रोवाइड किया गया, उसके ऊपर सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, तो वो आप उनसे इंटरेक्ट करते हो तो वो एक यूज़र इंटरफेस आ जाता है। ठीक है, उसके बाद एक क्या कहते हैं कि जब अभी तो यूज़र इंटरफेस का नाम दिया जाता है ना, जब पहले पहले इसका जो मतलब ओल्ड या पुराना नाम था उसको शेल का नाम दिया गया था। ठीक है, अभी जो जदीद मतलब क्या कहते हैं अपडेट हुई है, नई आई है, ठीक है, उसके अंदर इसकी जो टर्म यूज़ की गई है आजकल उसको GUI की टर्म यूज़ की गई है, ग्राफिक यूज़र इंटरफेस के नाम से। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट है हमारा एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट टू द GUI शेल। ठीक है, उसका एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, उसको कहते हैं विंडो मैनेजर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या कहते हैं कि मॉड्यूल नंबर 50। ठीक है, और इसका भी जो है क्या कहते हैं टॉपिक है वो हमारा कंपोनेंट है, लेकिन ये क्या कहते हैं पार्ट 2 है। पार्ट 2 में क्या है, इंटरनल पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज कॉल्ड कर्नल। ठीक है, कर्नल की डेफिनेशन पता चल गई। इंटरनल पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की जो इंटरनल पार्ट है उनको कर्नल कहते हैं। ठीक है, उसके बाद एक इसकी एग्जांपल के तौर पे दिया गया है कि जो हमारे मोबाइल या कंप्यूटर में फाइल मैनेजर है, ठीक है, वो इसकी वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल है। ठीक है, मोस्ट फाइल मैनेजर अलाउ फाइल टू बी ग्रुप्ड इनटू बंडल कॉल्ड इज डायरेक्टरी और फोल्डर। डायरेक्टरी का लफ्ज़ कम ही यूज़ होता है, फोल्डर का लफ्ज़ यूज़ होता है। फाइल मैनेजर के अंदर हमारे डिफरेंट फोल्डर होते हैं। ठीक है, ये अभी जो आप हाथ में मोबाइल उठा के मेरा लेक्चर सुन रहे हैं, ठीक है, उसके अंदर भी ये चीज़ होगी, और अगर लैपटॉप पे सुन रहे हैं तो वहाँ भी आपके फोल्डर और डायरेक्टरी होगी। ठीक है, अ चैन ऑफ डायरेक्टरी विद द डायरेक्टरी इज कॉल्ड डायरेक्टरी पाथ। ठीक है, कि जो डायरेक्टरीज की चैन होती हैं, ठीक है, उनको डायरेक्टरीज पाथ कहते हैं, कि जो एक डायरेक्टरी से बहुत सारी डायरेक्टरी से जुड़ रही होती है उसको डायरेक्टरी पाथ कहते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या कहते हैं another component of kernel consists of collection of devices driver which are software you communicate control। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे ये सिंपल आसान लफ्ज़ों में बता दूँ, ये बात ये लिखी गई है कि आपके जितने भी क्या कहते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है, मिसाल के तौर पे अब आपने कैमरा चलाना है, आपने म्यूज़िक चलाना है, तो उनके लिए साउंड ड्राइवर होते हैं, म्यूज़िक के लिए, कैमरा के लिए ग्राफिक ड्राइवर्स होते हैं, तो ड्राइवर्स का जो इस्तेमाल किया जाता है ये वहाँ ये वो लिखी जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट स्टिल अनदर कंपोनेंट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल इज द मेमोरी। ठीक है, कर्नल का जो ऑपरेटिंग सिस्टम में दूसरा कंपोनेंट है उसको मेमोरी भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है मेमोरी मैनेजर सॉरी कहते हैं, विच इज चार्ज विद द टास्क ऑफ कोऑर्डिनेटिंग द मशीन यूज ऑफ मेन मेमोरी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आ जाता है यहाँ पर एक चीज़ है द मेमोरी मैनेजर क्रिएट द इल्यूजन ऑफ एडिशन मेमोरी स्पेस। उसके बाद प्रोग्राम डेटा बैक द फोर्स बिटवीन मेन मेमोरी स्टोरेज, अ टेक्निक इज कॉल्ड पेजिंग। ठीक है, पेजिंग की ये डेफिनेशन है। ठीक है, उसके बाद सपोज फॉर एग्जांपल द मेन मेमोरी ऑफ 8 GB रिक्वायर्ड कंप्यूटर ओनली हैज 4 GB। ठीक है, तो अब क्या कहते हैं पेजिंग में यही चीज़ होती है कि पेजिंग जो है वो आपकी मेमोरी को रोटेट करता है, ठीक है, और आपको बताता है कि किसके लिए कितनी मेमोरी रिक्वायर्ड है। मिसाल के तौर पे आपने क्या कहते हैं कि एक मेन मेमोरी के लिए मतलब कोई विंडो करनी है तो आप वो 8 GB की है और आपके कंप्यूटर की स्पेस 4 GB है, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, फिर आ गया है डिवाइडेड इनटू यूनिफॉर्म साइज यूनिट कॉल्ड पेजेस। ठीक है, ये भी एक डेफिनेशन है। उसके बाद एक और डेफिनेशन है द लार्ज फिक्शनल मेमोरी स्पेस क्रिएटेड बाय पेजिंग इज कॉल्ड वर्चुअल मेमोरी। हाँ, एक ऐसी मेमोरी कि आपकी 4 GB मेमोरी है, बट 4 GB मेमोरी फ्री है, लेकिन आपको बजाय आपकी 4 GB की आपके पास डिवाइस है और आपके पास क्या कहते हैं कि सिस्टम में जो शो हो रही है वो 8 GB फ्री है। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 8 GB शो हो रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको जो 4 GB मिली है एक्स्ट्रा वो वर्चुअल स्पेस मिली है। उसके बाद आगे एक कॉन्सेप्ट है टू एडिशनल कंपोनेंट विद कर्नल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। दो इसके एडिशनल कंपोनेंट है, एक शेड्यूलर और एक डिस्पैचर। सही है, होप्सो आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। आज हमने कवर किया मॉड्यूल नंबर 41 टू 50। इनके अंदर आपको कोई भी बात समझ नहीं आई तो आप आके कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। क्वेश्चन किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा किया करें, ताकि जो स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो क्वेश्चन नहीं करते लेकिन उनके माइंड में क्यूरी जो कॉन्सेप्ट रह जाता है तो वो कमेंट सेक्शन या वो रीड करें तो उनको वो क्लियर हो जाए। ठीक है,
आप बहुत सारा प्यार दे रहे हैं, इसी तरह प्यार देते रहें। विश यू बेस्ट ऑफ लक। इंशाल्लाह हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।